एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स ट्यूटोरियल। मैं हूं आपकी अपनी होस्ट ज्योति। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं +2 मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर प्रॉब्लम्स ऑफ एक्सेस डिमांड एंड डेफिसिट डिमांड। यहाँ पे अगर हम अपने जर्नल सेंस के देखें तो एक्सेस डिमांड का मतलब होता है कि डिमांड का ज्यादा होना। किस केस में डिमांड ज्यादा होती है, किससे ज्यादा होती है? हमेशा भी इक्विलिब्रियम की कंडीशन में एग्रीगेट डिमांड का किसके साथ कंपैरिजन होता है? एग्रीगेट सप्लाई। तो इट मींस जो हमारी डिमांड होती है वो एग्रीगेट सप्लाई से क्या होती है? ज्यादा होती है। दूसरी तरफ है डेफिसिट डिमांड। डेफिसिट डिमांड का मतलब क्या होता है? कम होना। किसका कम होना? एग्रीगेट डिमांड का कम होना। किससे कम होना? हमारी एग्रीगेट सप्लाई से कम होना। लेकिन इसकी क्या क्या कंडीशंस होती हैं वो हम इस चैप्टर में देखेंगे और उनको हम कैसे रेक्टिफाई कर सकते हैं उन कंडीशंस को। सबसे पहले है हमारा एक्सेस डिमांड। एक्सेस डिमांड हमारा होता क्या है? आगे चैप्टर कंटिन्यू करने से पहले हमें पहले 2-3 वर्ड्स का मीनिंग क्लियर होना जरूरी है। सबसे पहले हमारे एक्स एंटे एंड एक्स पोस्ट, ये दो टर्म्स है, इनका मीनिंग क्या होता है? एक्स एंटे का मतलब क्या होता है? दैट इज प्लान। जो भी हमने प्लान्ड एक्सपेंडिचर किया हुआ है, वो चाहे प्लान्ड हमारी सेविंग हो सकती है, प्लान्ड इन्वेस्टमेंट हो सकती है, प्लान्ड डिमांड हो सकती है, प्लान्ड हमारी सप्लाई हो सकती है। दूसरी तरफ है एक्सपोस्ट। एक्सपोस्ट का मतलब होता है एक्चुअल। हमेशा जो हमें प्लानिंग करते हैं उसके अकॉर्डिंग हमेशा इक्वलाइजेशन नहीं होती। एक्चुअलिटी इज समथिंग डिफरेंट देन एक्चुअल जो हमारे प्लानिंग की हुई है। अगर हमारे क्वेश्चन में लिखा हुआ है एक्स एंटे इन्वेस्टमेंट तो इसका मतलब हमारा क्या है? प्लान्ड इन्वेस्टमेंट। अगर होगा एक्स पोस्ट इन्वेस्टमेंट तो उसका मतलब क्या होगा? हमारी एक्चुअल इन्वेस्टमेंट। अगर यहाँ पे एक्स एंटे सेविंग हो जाएगा तो डेट इज अवर प्लान्ड सेविंग, क्योंकि हमारा एक्स एंटे का मतलब ही क्या है? प्लान्ड है, और एक्स पोस्ट का मतलब क्या है? हमारा एक्चुअल है। उसके बाद हम अपने और जैसे हमने कल देखा था हमारी शॉर्ट रन आउटपुट इक्विलिब्रियम के चैप्टर के अकॉर्डिंग कि जब हम जो भी स्टडी करते हैं इस पीरियड में हम किस पीरियड को टेक इनटू अकाउंट करते हैं? शॉर्ट पीरियड में टेक इनटू अकाउंट करके रखते हैं। तो फिर जो हम एक्सेस डिमांड और डेफिसिट डिमांड की हम जो चैप्टर कर रहे हैं इसमें भी जो हमारा पीरियड होगा वो किसके साथ रिलेटेड होगा? शॉर्ट पीरियड होगा। और कल हमने शॉर्ट रन पीरियड की मीनिंग में देखा था कि इसमें हमारी जो टेक्नोलॉजी होती है वो नंबर 1 पे क्या रहती है? कांस्टेंट होती है। सेकंड क्या होती है कि हमारी एम्प्लॉयमेंट और आउटपुट का जो सा रिलेशनशिप होता है वो कौन सा होता है? डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। अगर हमारी एम्प्लॉयमेंट 2 टाइम्स इंक्रीज होगी तो हमारी आउटपुट भी कितने टाइम्स इंक्रीज होगी? 2 टाइम्स इंक्रीज होगी। थर्ड हमने देखा था एक बार हमने फुल एम्प्लॉयमेंट कंडीशन को जनरेट कर लिया, अचीव कर लिया, उसके बाद आउटपुट को इंक्रीज नहीं किया जा सकता। तो इट मींस जब भी हमने एक्सेस डिमांड और डेफिसिट डिमांड का कंसेप्ट करना है तो हमने 3 अजम्पशंस को शॉर्ट रन पीरियड को टेक इनटू अकाउंट करना है। तो अब हम देखेंगे सबसे पहले एक्सेस डिमांड होता क्या है। अभी हम देख के हटे हैं एक्सेस का मतलब क्या होता है? ज्यादा होना। किस चीज का ज्यादा होना? एग्रीगेट डिमांड से ज्यादा होना। व्हेन एग्रीगेट डिमांड इज मोर देन द एग्रीगेट सप्लाई। लेकिन यहाँ पे एक ट्विस्ट है कि जो हमारी एग्रीगेट सप्लाई है डेट इज कोरस्पॉन्डिंग टू फुल एम्प्लॉयमेंट कंडीशन। जो हमारे एग्रीगेट सप्लाई लेनी है वो हम किसके पीरियड के लेंगे? फुल एम्प्लॉयमेंट। जिस पीरियड में हमारी इकोनॉमी में फुल एम्प्लॉयमेंट होगी। हमने लास्ट चैप्टर में देखा था आउटपुट इक्विलिब्रियम में कि जब भी हमारी एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के इक्वल होती है, जो भी हमारा इक्विलिब्रियम लेवल होता है ये हम किसका लेते हैं? हमेशा प्लान्ड का। भी जब भी हमने इक्विलिब्रियम की कंडीशन फाइंड आउट करनी है तो एग्रीगेट डिमांड भी हमारी प्लान्ड वाली होगी और सप्लाई भी क्या होगी? प्लान्ड वाली होगी। लेकिन यहाँ पे जो हम एग्रीगेट डिमांड की बात कर रहे हैं वो किसकी कर रहे हैं? एक्चुअल की बात कर रहे हैं। जब एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड, अब इकोनॉमी में क्या होता है? कई बार डिमांड इंक्रीज हो जाती है, उसके काफ़ी रीज़न हो सकते हैं। हो सकता है कस्टमर का बिहेवियर चेंज हो जाए, हमारे ट्रेंड्स चेंज हो जाए, पैटर्न चेंज हो जाए, या इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो जाए, क्योंकि कल हमने देखा था इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर भी इसका एक रीज़न है। जहाँ हमारी मार्जिन कैपेसिटी टू कंज्यूम इंक्रीज हो जाए, उन वजह से जो हमारी है एक्चुअल डिमांड कई बार ज़्यादा होती है और कई बार कम होती है। जब हमारी इकोनॉमी में एक्चुअल डिमांड इट विल बी ग्रेटर देन द एग्रीगेट सप्लाई, लेकिन जो हमारी एग्रीगेट सप्लाई वो कौन सी होगी? फुल एम्प्लॉयमेंट वाली। फुल एम्प्लॉयमेंट वाली मतलब हमारी प्लान, क्योंकि जो हम प्लानिंग के साथ फुल एम्प्लॉयमेंट की इक्विलिब्रियम निकालेंगे वो किस पॉइंट पे निकालेंगे? हमारी प्लान्ड एग्रीगेट डिमांड और प्लान्ड एग्रीगेट सप्लाई। इट मींस यहाँ पे हम इसको अब एक छोटे से डायग्राम के साथ देखते हैं। ये देखिए कल वाला सेम कंसेप्ट हम अपने साथ लेके चलेंगे। यहाँ पे हमारी क्या होती है? आउटपुट, इनकम
एंड एम्प्लॉयमेंट। इधर वाली साइड हम क्या शो कर रहे हैं, एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई। और ये हमने कल देखा था, जो हमारी एग्रीगेट सप्लाई है वो हमारे क्या होते हैं 45 डिग्री ऑफ एंगल, और ये किसके कंपैरिजन होती है, हमारी एग्रीगेट इनकम के इक्वल होती है। ये दोनों क्या होती है, हमारी आइडेंटिकल होती है। और एग्रीगेट डिमांड ये जीरो से स्टार्ट ना होगे, ये हमेशा अब क्या होता है, जीरो से स्टार्ट होता है। ये हमारी क्या होगी, एग्रीगेट डिमांड। लेकिन ये जो एग्रीगेट डिमांड है ये कौन से लेवल की है, फुल एम्प्लॉयमेंट की लेवल की है, क्योंकि ये हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट है। इक्विलिब्रियम पॉइंट की हमारी कंडीशन क्या होती है, हम पहले भी देख चुके हैं, प्लान्ड एग्रीगेट डिमांड मस्ट बी इक्वल टू हमारी प्लान्ड एग्रीगेट सप्लाई। तो ये हमारी कौन सी इक्विलिब्रियम लेवल की है, और इस पॉइंट पे हम क्या है, इक्विलिब्रियम पे है। हमारा इक्विलिब्रियम यहाँ पे दोनों क्या है, इक्वल है, और इस पॉइंट के अकॉर्डिंग जो हमारी इक्विलिब्रियम आउटपुट है दैट इज अवर ओ क्यू। अब इस पॉइंट पे अब किसी ना किसी रीजन से जो हमारी एग्रीगेट डिमांड जब हमने एक्चुअलिटी फाइंड आउट की तो वो क्या होगी, इंक्रीज होगी ड्यू टू सम रीजंस। वो कोई भी रीजन हो सकते हैं, चाहे वो एमपीसी इंक्रीज हो रहा हो, चाहे वो हमारा इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो रही हो, या ट्रेंड्स इंक्रीज हो, चाहे कस्टमर का बिहेवियर, टेस्ट, कुछ भी हो सकता है, किसी की वजह से इंक्रीज हो रहा है, जिसके कारण जो हमारी एग्रीगेट डिमांड है दैट विल बी शिफ्ट फ्रॉम एडी टू AD1। और यहाँ पे जो हमारा दोनों पॉइंट जो इंटरसेक्ट हो रहे हैं वो किस पॉइंट पे हो रहे हैं, हमारे E1 पे हो रहे हैं। पहले हमारा कौन सा था, E पे। जो E की कंडीशन है वो क्या है, फुल एम्प्लॉयमेंट की कंडीशन है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो हमारी आउटपुट क्या होनी चाहिए, इंक्रीज होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या हमारा एक ट्विस्ट है, वो क्या है, हमने लास्ट चैप्टर में देखा था, जब एक बार हम फुल एम्प्लॉयमेंट की कंडीशन अचीव कर रहे हैं तब हमारी आउटपुट इंक्रीज नहीं हो सकती। फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या है, हमारे इकोनॉमी में कोई भी पर्सन अनएम्प्लॉयड नहीं है। जो जो पर्सन काम करना चाहते हैं उनको, सभी लोगों को क्या है, वॉलंटरी वर्क मिल रहा है, और सारे एम्प्लॉयड हैं, ऑलरेडी वो आउटपुट प्रोड्यूस कर चुके हैं। तो फिर एक्स्ट्रा आउटपुट वो कहाँ से प्रोड्यूस करेंगे। अब मेरे सपोज करो इंडिया में हमारे एक पर्टिकुलर, हम एक सिटी की बात कर रहे हैं, कोई भी लुधियाना सिटी है, वहां पे नियर अबाउट 40,000 लेबर है। अब वो ऑलरेडी 40,000 लेबर काम कर रही है, वो आउटपुट प्रोड्यूस कर रही है, तो उससे ज्यादा हम और पर्सन शॉर्ट नोटिस में कहाँ से अरेंज करेंगे, और लेबर हम कहाँ से लाएंगे अपनी आउटपुट इंक्रीज करने के लिए। तो हम ये चीज तो अभी पॉसिबल हो नहीं सकती, चाहे हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट E1 पे है, लेकिन हम इस आउटपुट को इंक्रीज नहीं कर सकते। उसका रीजन क्या है, जो हमारी इकोनॉमी है वो ऑलरेडी फुल एम्प्लॉयमेंट की कंडीशन में है। तो इट मींस इस केस में क्या है, एग्रीगेट डिमांड किससे ज्यादा है, एग्रीगेट सप्लाई से। कोरस्पॉन्डिंग टू ये फुल एम्प्लॉयमेंट की बात करनी बहुत जरूरी है। अगर हम नॉर्मली सोचे कि हम एक प्रोड्यूसर हैं, अब आउटपुट हमारी इंक्रीज हो नहीं सकती, लेकिन डिमांड बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रही है, तो नेट इफेक्ट क्या होएगा, सप्लाई किस में है, शॉर्टेज में है, तो प्राइसेस क्या हो जाएंगे, हाई हो जाएंगे, क्योंकि हमारी क्या हो जाएगी, मार्केट में मोनोपोली हो जाएगी। हम किसी भी कस्टमर, अब दूसरे पर्सन ने जो चीजें खरीदनी है उन्होंने खरीदनी है, लेकिन वो है कि नेट इफेक्ट क्या हो जाएगा, प्राइसेस गोइंग्स टू बी द हाई। जब प्राइसेस हाई हो जाएंगे तो इसको तरफ से हमारी इकोनॉमी में किसकी कंडीशन क्रिएट हो जाएगी, इन्फ्लेशन की कंडीशन क्रिएट हो जाएगी। ड्यू टू डेट वन, यहाँ पे हमारी इकोनॉमी में एक गैप क्रिएट होगा, उस गैप को हम क्या बोलेंगे, दैट इज अवर इन्फ्लेशनरी गैप। जैसे कि इस क्वेश्चन में देखिए, ये जो हमारा यहां से लेके यहाँ का डिफरेंस है, ये जो डिफरेंस है, चाहे वो आप हम इस और इस पॉइंट के साथ शो कर दे, दिस वन डिफरेंस इट इज नोन टू बी द इन्फ्लेशनरी गैप। इस वजह से जो हमारी continuously prices है that goes to be the high, going to be increasing a lot। और इस समय हम इन्फ्लेशन गैप के विशेष सर्कल ऑफ में हम एक बार एंटर कर जाएंगे। तो इस इन्फ्लेशनरी गैप अब होता क्या है, इन्फ्लेशनरी गैप इज दैट गैप which arises when actual aggregate demand exceeds the planned aggregate demand at full employment condition। देखो वही बात होगी, ये कौन सा गैप होता है, जिस केस में जो हमारी एक्चुअल डिमांड है वो क्या होती है, एक्सीड, मतलब क्या होती है, ग्रेटर देन होती है, किससे, प्लान्ड एग्रीगेट डिमांड से। हमारी प्लान्ड एग्रीगेट डिमांड कौन सी है, ADF, एट फुल एम्प्लॉयमेंट कंडीशन। इस गैप को हम किस नाम से जानते हैं, दैट इज नोन टू बी अवर इन्फ्लेशनरी गैप। अब इस गैप का
आउटपुट पे क्या इफेक्ट पड़ता है, हमारी एम्प्लॉयमेंट में क्या इफेक्ट पड़ता है, और एम्प्लॉयमेंट और इनकम के पे क्या इफेक्ट पड़ता है, और हमारी नेट इफेक्ट प्राइस पे इफेक्ट क्या पड़ता है। अब आउटपुट का तो हम समझ चुके हैं कि आउटपुट को हम इंक्रीज नहीं कर सकते। अगर आउटपुट नहीं इंक्रीज हो सकती तो हमारी एम्प्लॉयमेंट भी इंक्रीज नहीं हो सकती। रीजन, हमारे एम्प्लॉयमेंट और आउटपुट में कौन सा रिलेशनशिप है, डायरेक्ट रिलेशनशिप है। थर्ड, प्राइस का भी हम देख चुके हैं, प्राइस कंटिन्यूसली क्या हो जाएंगी, राइज हो जाएंगी, और यही कंडीशन है हमारी एक्सेस डिमांड की। अब इसको हम एलेबरेट कैसे करेंगे, वाई एक्स एक्सिस में हम क्या शो कर रहे हैं, आउटपुट, इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। वाई एक्सिस पे क्या शो किया जा रहा है, एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। 45 डिग्री के एंगल से हमारा एक लाइन ड्रॉ हो रही है, दैट इज अवर एग्रीगेट डिमांड एंड वाई। और जो हमारी प्लान्ड एग्रीगेट डिमांड है दैट इज अवर एडी एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल की। और ई हमारा जो पॉइंट है दैट इज नोन्स टू बी अवर इक्विलिब्रियम पॉइंट। इस पॉइंट में ओ क्यू ये हमारी आउटपुट है, जो हमारी इक्विलिब्रियम आउटपुट है। ड्यू टू सम रीजन हमारी एग्रीगेट डिमांड क्या होगी, इंक्रीज होगी। ये कोई भी रीजन हो सकते हैं जैसे कि अभी हमने किया है, जिसके कारण जो हमारी एग्रीगेट डिमांड है दैट इज बीन शिफ्ट फ्रॉम एडी एफ टू एडी वन। E1 इज अवर न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट। इस पॉइंट पे क्या लगता है, आउटपुट मस्ट बी इंक्रीज बट वी कांट इंक्रीज द आउटपुट बिकॉज वी आर ऑलरेडी एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। और हमने अभी देखा है कि एक बार हमारे केन्स ने हमने बोला है कि फुल एम्प्लॉयमेंट कंडीशन के बाद हम आउटपुट को इंक्रीज नहीं कर सकते। तो यो जो गैप यहाँ पे क्रिएट हो रहा है इसके कारण क्या होगा, अब डिमांड ज्यादा है, सप्लाई उतनी ज्यादा नहीं है, जिसका नेट इफेक्ट क्या पड़ेगा, आउटपुट इंक्रीज नहीं कर सकते, प्राइस क्या हो जाएंगी, इंक्रीज हो जाएंगी, जिस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, इन्फ्लेशन की कंडीशन। और इस गैप को हम क्या बोलेंगे, इन्फ्लेशनरी गैप। जो हमारा गैप है E1 और L, ये किसको डिनोट कर रहा है, इन्फ्लेशनरी गैप को डिनोट कर रहा है। अब इन्फ्लेशनरी गैप होता क्या है, जब एक्चुअल डिमांड एक्सीड हो जाती है हमारी प्लान डिमांड से। प्लान डिमांड हमारी कौन सी है, फुल एम्प्लॉयमेंट कंडीशन वाली प्लान डिमांड होती है। और E1 को अगर हम दूसरे वर्ड्स में देखें तो इसको कौन सी कंडीशन माना जाता है, ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट। ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट, ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट क्यों, यहाँ पे हम क्या है, एम्प्लॉयमेंट है, ये ओवर है, एम्प्लॉयमेंट के लेवल से अबव है। ये हमारी कंडीशन है एक्सेस डिमांड की। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। ये शो हमारी कंडीशन से एक्सेस डिमांड की। अब हम देखेंगे हमारी डेफिसिट डिमांड क्या होती है। अब इसका ऑपोजिट कर दो तो वो हमारी क्या बन जाएगी, डेफिसिट डिमांड। जहां पे हमारा ग्रेटर देन सिंबल था वहां पे हमारा क्या हो जाएगा, लेस देन हो जाएगा। बाकी की जो रिमेनिंग चीजें हैं वो हमारी क्या रहेंगी, सेम रहेंगी। देखियो डेफिसिट डिमांड की, डेफिसिट का मतलब होता है डिमांड का कम होना। किससे कम होना, डिमांड का कंपैरिजन हम किसके साथ करते हैं, सप्लाई के साथ करते हैं। व्हेन एग्रीगेट डिमांड इज लेस देन एग्रीगेट सप्लाई कोरस्पॉन्डिंग टू फुल एम्प्लॉयमेंट कंडीशन। वही सेम थिंग, फुल एम्प्लॉयमेंट यहाँ पे वर्ड हमने यूज करना है। इट मीन्स जो हमारी एग्रीगेट सप्लाई होगी वो कौन सी हमारी, प्लान्ड होगी। क्योंकि फुल एम्प्लॉयमेंट कंडीशन जो हम इक्विलिब्रियम पॉइंट देखते हैं वो उसमें हम क्या लेते हैं, ओनली प्लान्ड लेते हैं। प्लान्ड एग्रीगेट डिमांड, प्लान्ड एग्रीगेट सप्लाई। अब हम इसका डायग्राम बनाते हैं सेम वे से। उसमें क्या था, हमने एक्सेस डिमांड शो कर दी थी, इसमें हम क्या कर देंगे, डेफिसिट डिमांड शो कर देंगे। ये हमारी क्या है, एग्रीगेट सप्लाई कर्व, और इसको हम क्या बोलते हैं, इनकम बोलते हैं। कितने डिग्री एंगल से, 45 डिग्री एंगल से इसको हम ड्रॉ करते हैं। दिस इज अवर एग्रीगेट डिमांड एट फुल एम्प्लॉयमेंट कंडीशन, मीन्स ये क्या होगी, हमारी प्लान्ड होगी। लेकिन ई हमारा क्या है, इक्विलिब्रियम पॉइंट। लेकिन जब हमने एक्चुअलिटी में देखा तो इकोनॉमी में उतनी डिमांड नहीं हो सकी, उतने लोगों ने डिमांड नहीं की जितनी की हमने प्लान की थी। मैंने प्लान क्या किया था कि 1000 यूनिट्स मेरे को प्रोड्यूस कर लूँ, सफिशिएंट हो जाएंगे। जब कस्टमर का बिहेवियर देखा तो उन्हें 1000 तो परचेज ही नहीं किए, डिमांड नियर अबाउट कितनी रहेगी, सिर्फ और सिर्फ 800 रहेगी। इसका मतलब हमारी जो एक्चुअल डिमांड है वो क्या होगी, कम होगी। इसके काफी रीजन हो सकते हैं, जैसे कि कस्टमर का वही, कस्टमर का टेस्ट चेंज हो गया, इन्वेस्टमेंट पहले हमने इंक्रीज कर दी थी, अब हमने इन्वेस्टमेंट डिक्रीज कर दी। एमपीसी पहले ज्यादा था, अब हमारा एमपीसी क्या हो गया, कम हो गया। या कंज्यूमर के टेस्ट चेंज हो गए, हैबिट्स चेंज हो गए, किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को लेके उनकी लॉयल्टी चेंज होगी। इट कैन सो मेनी रीजंस, जिसके कारण हमारी एग्रीगेट डिमांड फॉरवर्ड शिफ्ट होने की बजाय क्या शिफ्ट होगी, हमारी बैकवर्ड। तो कहाँ पे शिफ्ट होगी, AD1 पे। ये हमारी कौन सी बन जाती है, एक्चुअल वाली बन जाती है।
पहले हमारी आउटपुट हमारे फुल एम्प्लॉयमेंट में क्या था, OQ आउटपुट हमने क्या करनी थी, प्रोड्यूस करनी थी। यहाँ पे हमारे जो रिसोर्सेज थे वो फुल यूटिलाइज्ड हो रहे थे, लेकिन जब हमने एक्चुअल देखा तो हमारी इक्विलिब्रियम पॉइंट कौन सा है, EQ1, हमारी आउटपुट कितनी होगी, Q1। इतने से हमारी आउटपुट क्या होगी, डिक्रीज होगी। क्यों डिक्रीज होगी, क्योंकि डिमांड उतनी नहीं हो पाई। अब 1000 के यूनिट्स मैंने परचेज किए थे, तो 800 लोगों ने डिमांड की, 800 मैंने मार्केट में जाके लोगों की डिमांड है, तो फिर और कहाँ से मैं डिमांड को पूरी करूँ। अब ये जो 200 यूनिट्स रह गए, ये क्या बन गए, अनसोल्ड यूनिट्स। ये हमारी क्या बच गई, इन्वेंट्री बच गई। दैट से हमारा क्लोजिंग बैलेंस बच गया, जो कि रह गया अनसोल्ड, जो अभी तक सोल्ड नहीं हुआ, जिसके कारण जो मेरी आउटपुट थी वो कितने के साथ डिक्रीज होगी, 200 के साथ डिक्रीज। अब लोगों को क्या मिलनी थी, एम्प्लॉयमेंट मिलनी थी, लेकिन वो उन लोगों को एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल सकी। क्यों नहीं मिल सकी, चाहे वो काम करने के लिए तैयार थे, रेडी थे, दे आर विलिंग टू डू द वर्क, लेकिन मार्केट में, इकोनॉमी में इतनी डिमांड नहीं थी। तो इसका इफेक्ट क्या था, अब देखो इस कंडीशन में क्या है, एग्रीगेट डिमांड किससे ज्यादा है, एग्रीगेट सप्लाई से ज्यादा है। अब हमने इकोनॉमिक्स में +1 में पढ़ा था, सप्लाई और प्राइस का कौन सा रिलेशनशिप होता है, डायरेक्ट रिलेशनशिप। अब देखो, अगर सप्लाई ज्यादा है, मेरे पास अबंडेंस स्टॉक पड़ा हुआ है, वो सेल नहीं कर रहा, तो मेरा मेन मोटिव क्या होगा, हम स्टॉक को क्लियर करें, उसको सेल करने की कोशिश करें, जिसका डायरेक्ट इफेक्ट क्या होगा, प्राइसेस विल फॉल। जब प्राइस फॉल होती है तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, डिफ्लेशन। अब वहां पे इन्फ्लेशन के साथ जो गैप क्रिएट होता था उसको क्या बोलते थे, इन्फ्लेशनरी गैप। अब इस केस में हमें क्या होता है, डिफ्लेशन इकोनॉमी है, तो जो हमारा गैप होगा उस गैप को हम क्या बोलेंगे, डिफ्लेशनरी गैप। अब ये डिफ्लेशनरी गैप ये रहा हमारा E1L, चाहे वो इसको इसके साथ डिनोट कर सकते हो, चाहे यहाँ पे, ये हमारा कौन सा है, डेट इज हमारा डिफ्लेशनरी गैप। और इस वजह से हमारी प्राइसेस कॉन्टिन्यूसली हो रही है, लाई हो रही है। अब ये क्या है, फुल एम्प्लॉयमेंट की कंडीशन, और ये क्या है, फुल एम्प्लॉयमेंट से कम। तो E1 पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, जैसे उस केस में क्या था, ओवर एम्प्लॉयमेंट, ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट, ये क्या होगा, अंडर फुल एम्प्लॉयमेंट कंडीशन, दैट इज अवर E1, कि हमारे एम्प्लॉयमेंट लेवल से कम लेवल। अब इनका हमारे आउटपुट पे, एम्प्लॉयमेंट पे, इनकम पे और प्राइस पे क्या इफेक्ट पड़ रहे हैं, देखिए। अब आउटपुट हमारी क्या होगी, कम होगी, जैसे कि यहाँ पे हमने एग्जांपल ली थी, 200 यूनिट्स क्या हो गए, अनसोल्ड हो गए, तो हमारी आउटपुट क्या होगी, डिक्रीज होगी। अब अगर वो देखो, अभी हम बात कर रहे हैं, अगर आउटपुट, अभी आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट में कौन सा रिलेशनशिप है हमारा, 1 to 1 का रिलेशनशिप है। अगर आउटपुट 1 टाइम्स इंक्रीज हो रही है तो एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होगी, अगर आउटपुट कम होगी तो नेचुरली एम्प्लॉयमेंट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और ये कौन सी एम्प्लॉयमेंट होगी, हमारे इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट, चाहे लोग काम करने के लिए तैयार हैं लेकिन उनको काम नहीं मिल रहा, प्राइसेस भी हमारे क्या हो जाएंगे, फॉल हो जाएंगे। ये है हमारा डेफिसिट डिमांड का, कुछ भी नहीं है। एक्सेस डिमांड में क्या है, ज्यादा शो करना, किसको ज्यादा शो करना, डिमांड को ज्यादा शो करना, किस लेवल से, अपनी फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल से। और डेफिसिट का मतलब क्या होता है, कम शो करना, किसको कम शो करना, डिमांड को, किससे, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल से। नाम से क्लियर है कि हमने कब कर्व को ऊपर शिफ्ट करना है और कब कवर कर्व को हमने नीचे शिफ्ट करना है। अगर हम इसकी एक्सप्लेनेशन देखें तो हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, एक्स एक्सिस पे हम क्या शो कर रहे हैं, इनकम, एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट। वाई एक्सिस में हमारी क्या है, एडी कर्व और एएस कर्व। फिर एडी और एएस का हम क्या बता देंगे, बिहेवियर बता देंगे। अब जब हमारी प्लांट है, जो हमारी एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई है, वो किस पे इंटरसेक्ट हो रही है, ई पे। ये हमारा क्या है, इक्विलिब्रियम पॉइंट। और ओ क्यों हमारी क्या है, इक्विलिब्रियम आउटपुट। ड्यू टू सम रीजन इकोनॉमी में इतनी डिमांड नहीं है, डिमांड क्या होगी, डिक्रीज होगी, ड्यू टू सम फैक्टर्स। उन फैक्टर्स को हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, डिनोट कर सकते हैं, जिसके कारण हमारी एग्रीगेट डिमांड एक्चुअल क्या होगी, डिक्रीज होगी फ्रॉम AD to AD1। न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट हमारा क्या है, E1, जिसका हमारा क्या इफेक्ट पर है, हमारी क्वांटिटी क्या हो रही है, रिड्यूस हो रही है बाय Q1 एंड Q। इसको हम एरो के साथ शिफ्ट कर रहे हैं। और जो हमारा न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट है, E1 है, इसको हम क्या बोलेंगे, अंडर फुल एम्प्लॉयमेंट कंडीशन। और इस का इफेक्ट क्या पड़ रहा है,
प्राइसेस कम हो रहे हैं। जब प्राइसेस कम होते हैं तो उसको हम कौन सी कंडीशन बोलते हैं? डिफ्लेशन की कंडीशन। और गैप को क्या बोलते हैं? डिफ्लेशनरी गैप। और ये हमारा जो डिफ्लेशनरी गैप है ये किसके इक्वल है? E1L के इक्वल है। यहाँ पे हम देखो E L के इक्वल है, चाहे आप इसको इधर से डिनोट कर सकते हो, यहाँ पर इसको इधर से डिनोट कर रहे हो, आंसर विल अब हमारा जो रहेगा वो सेम रहेगा। चाहे आप यहाँ से डिनोट कर दो, यहाँ पे हमारा भी वही आ जाएगा, इधर भी होगा। ये क्या हमारा डिफ्लेशनरी गैप। अब डिफ्लेशनरी गैप होता क्या है? वो गैप व्हेन एक्चुअल, यहाँ पे लिखती हूँ, डिफ्लेशनरी गैप वो गैप होता है जिसमें एक्चुअल जो हमारी एग्रीगेट डिमांड होती है ये रह जाती है फॉल्स बिलो देन एग्रीगेट डिमांड एट फुल एम्प्लॉयमेंट कंडीशन, या फिर हमारी प्लान्ड एग्रीगेट डिमांड से। ये देखियो, जब एक्चुअल डिमांड कम रह जाती है किससे? हमारे प्लान से या फुल एम्प्लॉयमेंट एग्रीगेट डिमांड से। अब हमारी इकोनॉमी में हमें क्या क्रिएट करना होता है? बैलेंस क्रिएट होना होता है। अगर हमारी इकोनॉमी बैलेंस की कंडीशन में है तो बिल्कुल ठीक है। अब ये बैलेंस की कंडीशन, अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हैं। अगर हमारी इकोनॉमी में बैलेंस की कंडीशन है तो वेल एंड गुड है। अब ये बैलेंस की कंडीशन क्या सी होती है? वो कंडीशन जिसमें हमारी एग्रीगेट डिमांड किसके इक्वल होती है? एग्रीगेट सप्लाई के इक्वल है। जैसे हमने प्लान किया था वैसा चल रहा। लेकिन अगर इकोनॉमी में इन्फ्लेशनरी की कंडीशन है या फिर डिफ्लेशनरी की कंडीशन है तो उस कंडीशन को हमें क्या करना पड़ता है? रेक्टिफाई करना पड़ता है उनको। अब एक हमारा रीजन हो रह गया, एक हमारा छोटा सा टॉपिक छूट गया, दैट इज रीजंस ऑफ एक्सेस डिमांड। हमारी एक्सेस डिमांड के क्या रीजन हो सकते हैं? अब देखिए, हमारे इकोनॉमी में कितने सेक्टर्स होते हैं? 4 सेक्टर्स होते हैं। वो कौन कौन से हैं? एक हमारी है फर्म, एक हमारी है गवर्नमेंट, देन अवर रेस्ट ऑफ वर्ल्ड, देन वी कैन से फर्म हाउसहोल्ड्स। अब एक्सपेंडिचर कौन करता है? यही सेक्टर्स करते हैं। अगर एग्रीगेट डिमांड, एक्सेस डिमांड कब होगी? जब हमारा एक्सपेंडिचर क्या होगा? ज्यादा होगा। किन पे ज्यादा होएगा? फर्म किस पे एक्सपेंडिचर करती है? प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, राइज इन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, राइज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, राइज इन, ये रेस्ट ऑफ द वर्ड क्या होती है हमारी? एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। खर्चा हमारा किस पे ज्यादा आता है? इंपोर्ट में। राइज इन इंपोर्ट, फॉल इन एक्सपोर्ट। देन हाउस होल्ड किस पे करते हैं? राइज इन प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। अगर हम इन पे ज्यादा खर्चा करेंगे, ज्यादा एक्सपेंडिचर करेंगे तो कौन सी प्रॉब्लम आएगी क्रिएट? हमारी एक्सेस डिमांड की क्रिएट होगी। तो इसको ही हम कौन सी कंडीशन बोलते हैं? इन्फ्लेशनरी कंडीशन। रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, बस इधर देखिए कि 4 सेक्टर है, इनसे हम इजीली इनको लर्न कर सकते हैं। एक पॉइंट और भी हो सकता है, डेट इज हमारी राइज इन एमपीसी, क्योंकि एमपीसी और हमारी मल्टीप्लान में डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। जितना वो ज्यादा होगा उतनी इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगी, उतना हमारा एक्सपेंडिचर ज्यादा होगा। दूसरी तरफ अगर हम रीजन ऑफ देखें डेफिसिट डिमांड, डेफिसिट क्या मतलब क्या होता है? एक्सपेंडिचर का कम होना। अब एक्सपेंडिचर कब कम होगा? जब हम इन्हीं सारे सेक्टर्स में एक्सपेंडिचर को क्या करेंगे? कम कर देंगे। फॉल इन द एक्सपेंडिचर ऑन इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, फॉल इन द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, इंक्रीज इन एक्सपोर्ट, डिक्रीज इन इंपोर्ट, देन इज डिक्रीज इन प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और फॉल्स इन एमपीसी। टोटली उनके पॉइंट्स हम क्या कर देंगे? ऑपोजिट कर देंगे। अब एक्सेस डिमांड को रेक्टिफाई करने के लिए हमारे मनी सप्लाई को क्या करना पड़ता है? कम करना पड़ता है। अगर लोगों के पास पैसा कम होगा तो वो खर्चा भी कम करेंगे। दूसरी तरफ अगर हमने डेफिसिट डिमांड की कंडीशन को रेक्टिफाई करना है तो हमने क्या करना है? मनी सप्लाई को इंक्रीज करना है, क्योंकि अगर लोगों के पास मनी सप्लाई ज्यादा होगी तो वो ज्यादा खर्चा करेंगे। तो इन मेजर्स को, इन कंडीशन को दूर करने के लिए हमारे पास 2 बॉडीज हैं जो कि काम करती हैं। एक हमारी गवर्नमेंट, दूसरी हमारी आरबीआई। अब गवर्नमेंट किस पॉलिसी के थ्रू इसको रेक्टिफाई करती है? उसको हम बोलते हैं फिस्कल पॉलिसी। अब फिस्कल पॉलिसी वो पॉलिसी होती है जो गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर और इनकम के साथ रिलेटेड होती है। इसमें और कोई, क्योंकि गवर्नमेंट का क्या है? उसने खर्चा करना, उसकी इनकम आनी। वो खर्चा कहाँ पे करती है? हम बोलते हैं उसने कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स कर दिया है, कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस कर दिया है, सोशल वेलफेयर कर दिया। इनकम क्या होती है? उनके टैक्सेस। सेकंड है हमारी आरबीआई।
आरबीआई की कौन सी पॉलिसी होती है? मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी ये हम ऑलरेडी इसको एलेब्रेशन में फुल फ्लैज हम इसका चैप्टर ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अगर आप इसको देखना चाहते हो तो आप इसकी प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं अंडर द चैप्टर बैंकिंग। बैंकिंग में आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी के 2 मेजर्स होते हैं, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव, वो अच्छे से वहां पे डिस्कस किए हुए हैं। तो इसलिए हम यहाँ पे सिर्फ किसको देखेंगे? फिस्कल पॉलिसी को। फिस्कल पॉलिसी वो पॉलिसी होती है जो कि गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर और इनकम के साथ रिलेटेड होती है। अब हमने क्या करना है? अगर हमने एक्सेस डिमांड को रेटिफाई करना है तो हमने एक्सपेंडिचर को क्या करना है? कम करना है। एक्सपेंडिचर कम होगा तो मनी सप्लाई क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। अगर हमने डेफिसिट डिमांड को टेक इनटू अकाउंट करना है तो हम एक्सपेंडिचर को क्या करेंगे? इंक्रीज करना पड़ेगा। अगर एक्सपेंडिचर इंक्रीज होगा तो हमारी मनी सप्लाई क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। तो इसको वही हो गया। अगर हमने एक्सपेंडिचर क्या बोलेगा? अगर हमने इन्फ्लेशनरी को कंडीशन को डिक्रीज करना है तो एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट हैज टू बी रिड्यूस्ड। अब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कहाँ पे करती है? वो ब्रिज बनाती है, डैम्स बनाती है, हॉस्पिटल बनाती है, सोशल वेलफेयर में एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा एक्टिविटीज, अम्यूजमेंट पार्क्स बनाती है, इंटरटेनमेंट पार्क्स बनाती है, क्लब्स बनाती है, सोशल वेलफेयर के लिए बहुत कुछ करती है। वो सारे एक्सपेंडिचर उसको क्या करने पड़ेंगे? कम करने पड़ेंगे। अगर उसने डेफिसिट डिमांड को इंक्रीज करना है कि कंडीशन को इंक्रीज करना है तो उसके एक्सपेंडिचर को क्या करना पड़ेगा? इंक्रीज करना पड़ेगा। दूसरा है इनकम। अब गवर्नमेंट को इनकम कहाँ से आती है? टैक्स से आती है। अगर मनी सप्लाई को डिक्रीज करना है तो क्या करना पड़ेगा? मतलब अगर एक्सेस डिमांड की कंडीशन को ठीक रेक्टिफाई करना है तो टैक्स के रेट को क्या करना पड़ेगा? इंक्रीज करना पड़ेगा। टैक्स हैज टू बी इंक्रीज। कहाँ पे? हमारी ऊपर है हमारी एक्सेस डिमांड। ये फर्स्ट है, एक्सपेंडिचर को डिक्रीज करना पड़ेगा, टैक्स को क्या करना पड़ेगा? इंक्रीज करना पड़ेगा। जैसे जैसे टैक्स इंक्रीज होगा तो वो हमें प्रोडक्ट कंज्यूमर को क्या पड़ेगी? कॉस्टली पड़ेगी। कॉस्टली पड़ेगी तो नेचुरली हम वो प्रोडक्ट को खरीदना ही नहीं चाहेंगे, तो एक्सपेंडिचर हमारा अपने आप डिक्रीज हो जाएगा। अगर हमने दूसरी तरफ यहाँ पे देखना है डेफिसिट डिमांड को, तो टैक्स को क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा, ताकि सामान क्या हो जाए? सस्ता हो जाए, तो लोग ज्यादा से ज्यादा आके सामान खरीद सकें। सेकेंड है पब्लिक डेब्ट, लोगों से लोन लेना। इस कंडीशन में क्या है? अगर हमने एक्सेस डिमांड को करना है तो हमें पब्लिक डेब्ट को क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा। पब्लिक को बोलना पड़ेगा कि आप गवर्नमेंट को किसी भी फॉर्म में लोन मत प्रोवाइड करो, ताकि मनी सप्लाई को कम किया जा सके। दूसरी तरफ अगर हमने डेफिसिट डिमांड को करना है तो हमें पब्लिक से क्या लेना पड़ेगा? डेब्ट लेना पड़ेगा, बाहर बैंक से भी, इंटरनेशनल बॉडी से भी लेना पड़ेगा। यही रीजन है जिसके साथ हम एक्सेस डिमांड और डेफिसिट डिमांड की कंडीशंस को, प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। इसी के साथ हमारा चैप्टर हो जाता है खत्म। वीडियो अच्छी लगे इसको लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, हैव ए नाइस